लेट मी क्विकली एक्सप्लेन कि हम इस वीक किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। सो आज बेसिकली हम ये देखेंगे कि लाइक से यूज स्टेट कैसे वर्क करता है, और यूज स्टेट में हम एक अपडेटेड फंक्शन पास करते हैं, वो कैसे काम करता है। लास्ट Q&A सेशन में किसी ने पूछा था, मैंने क्लोजर के थ्रू उसको समझाया था। आज मैं उसको और सभी लोगों को समझा दूंगा, क्योंकि वो मिस्टेक एक एक्सपीरियंस डेवलपर भी करता है। ठीक है, तो वो समझना बहुत जरूरी है। और लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं रिएक्ट में या किसी भी लाइब्रेरी में, और माउंट अनमाउंट का क्या मतलब है। जब भी तुम माउंट अनमाउंट शब्द को सुनो तो तुम्हारे माइंड में क्या परसीव होना चाहिए, स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है, और यूज इफेक्ट को हम इन डेप्थ में आज एक्सप्लोर करेंगे। और कल भी हम यूज इफेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। कल मैं बताऊंगा कि लाइक से हम क्यों यूज इफेक्ट को यूज ना करें। ठीक है, यूज इफेक्ट एक ऐसी चीज है जिसका यूज हमें कम से कम करना चाहिए। तो इसको हम 2 दिन में एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट, रिएक्ट स्पेसिफिक हुक्स जो हमें हेल्प करेंगे अवॉइड करने में यूज इफेक्ट, और फिर यूज रिड्यूसर कवर करेंगे हम। और वीक के एंड में हम देखेंगे कैसे हम नेटवर्क कॉल्स लगा सकें, और कैसे हम कस्टम हुक्स वगैरह लिख सकें, और कुछ रूल्स ऑफ हुक्स, एंड देन प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट। सो बाय दिस वीक you will be able to like say create your custom hooks, और React में जितने भी पॉपुलर हुक्स हैं you will be able to like say understand them। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यूज स्टेट से कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो अगेन इसके लिए सबसे पहले हम कोड में चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक कंपोनेंट है। ठीक है, आई विल सिंपली क्रिएट अ बटन एंड इंक्रीज। यहाँ पे मैं काउंट रखता हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट यूज स्टेट 0, and let's create a function handle increase, and यहाँ पे मैं करता हूँ set count +1। ठीक है, and let's call this function on click of this button। use state is not imported, let's import it। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउजर में मेरे पास बटन आ गई। ये कोड सभी को क्लियर है या इसमें किसी को कोई डाउट है? यहां पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है वैल्यू, और मैं इस वैल्यू को इंक्रीज करना चाह रहा हूं। ठीक है, मैंने +1 किया है। यहां पर मैं कंसोल कर देता हूं, ठीक है, सो दैट तुम लोगों को दिखे। और इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको मैं जूम करता हूं, रिफ्रेश करते हैं। अभी जब मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो तुम्हें कंसोल में दिख रहा होगा कि मेरा जो वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बगी कोड लिख दिया है। आइडियली आई शुड हैव डन दिस वैल्यू ++। ठीक है, अभी मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं। अभी अगर मैं इंक्रीज पे क्लिक करूंगा तो तुमको ये क्या हो गया यार, ये अच्छा हाँ ठीक है, ये जो मेरा वैल्यू है ये तुमको इंक्रीज होता हुआ नहीं दिख रहा, राइट? यस। कोई बता सकता है क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा? हर रेंडर पे दोबारा से वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, वैल्यू तो हाँ, इनिशियल वैल्यू आ रही है उसकी। यस, ठीक है। तो बेसिकली यूज स्टेट एक रिएक्ट के द्वारा प्रोवाइडेड हुक है, ठीक है, इनबिल्ट हुक। अब ये हुक का क्या काम है? ये हुक हमको एक मैजिक वेरिएबल देता है, ठीक है, ये काउंट, दिस इज अ वेरिएबल, और एक फंक्शन देता है। इस फंक्शन का यूज करके हम इस वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट यूज स्टेट हमें एक एरे देता है। ठीक है, अब इस एरे के 0 इंडेक्स में वैल्यू होती है, और फर्स्ट इंडेक्स में फंक्शन होता है जो उस वैल्यू को अपडेट करता है।
हम ऐसा क्यों करते हैं? मैं यहाँ पे सिंपली एक नॉर्मल वेरिएबल भी तो यूज कर सकता था। मैं अगर इसको कमेंट कर दूं इस लाइन को और इस वैल्यू को मैं यूज करूं, ठीक है, अभी मैंने सेव किया, अभी देख रहे हो यूआई पे मुझे 9 दिख गया है। अभी अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये 10 होना चाहिए। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर 10 हो गया, बट मेरा यूआई नहीं अपडेट हुआ। तो रिएक्ट के लिए जो नॉर्मल वेरिएबल्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, रिएक्ट उनको ट्रैक नहीं करता। अब अगर मैं चाहता हूं कि किसी वेरिएबल के चेंज पे मेरा यूआई अपडेट हो, तो मुझे एक स्पेशल वेरिएबल चाहिए जिसको रिएक्ट ट्रैक करे, और वो स्पेशल वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं यूजिंग यूज स्टेट हुक। यूज स्टेट हुक का यूज करके अपने को एक मैजिक वेरिएबल मिलता है जिसके चेंज पे रिएक्ट मेरे कंपोनेंट को दोबारा कॉल करता है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस लाइन को अनकमेंट कर दूं और यहां पर मैं काउंट को वापस से लिख दूं, तो यहां पर मेरा यूआई अपडेट हो रहा है, ठीक है। तुम्हें कई जगह सुनने को मिलेगा यूआई री रेंडर हो रहा है। रिएक्ट में रेंडरिंग का मतलब है कॉलिंग योर फंक्शन, कॉलिंग योर कंपोनेंट, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, कॉलिंग योर कंपोनेंट। री रेंडरिंग का मतलब है कॉलिंग योर कंपोनेंट अगेन विथ अपडेटेड वैल्यूज, ठीक है। और ये जो स्टेट वेरिएबल का यूज करके, सॉरी, यूज स्टेट हुक का यूज करके हम जो वेरिएबल्स बनाते हैं वो हर रेंडर के लिए सेम रहता है। इसका क्या मतलब है? बेसिकली जब भी तुम्हारी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम लोड होती है या तुम्हारा फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल होता है, रिएक्ट सारे स्टेट वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देता है और उस रेंडर के लिए हर जगह उस स्टेट वेरिएबल की सेम वैल्यू होती है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी अगर मैं यहां पे कर दूं सेट काउंट, काउंट प्लस 1, ठीक है, तो क्या लगता है जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा? तो ये कोड समझने से पहले ना मैं तुम लोगों को एक सिनेरियो समझाता हूँ। कंसिडर करो कि तुम लोग ना एक वहां गए हुए हो, लाइक से रेस्टोरेंट में, ठीक है, ये तुम बैठे हुए हो, ठीक है, वेटर आता है और तुमसे ऑर्डर लेता है कि भाई तुमको क्या चाहिए। तो तुमने उसको बता दिया कि तुमको लाइक से XYZ चाहिए। अब जब तुमने बताया कि तुमको ये आइटम्स चाहिए, तो ये जो वेटर है कि किचन, ये डायरेक्टली किचन में नहीं भाग जाता है तुम्हारा ऑर्डर लेने के बाद। ये थोड़ा वेट करता है कि तुम्हें ऑर्डर कैंसिल तो नहीं कराना या तुम्हें कोई नया आइटम ऐड तो नहीं करना, और माइट भी कोई दूसरी टेबल हो, ठीक है, जहां पे कुछ दूसरे लोग बैठे हो, और फिर ये उनके पास जाएगा, उनका ऑर्डर लेगा, ठीक है, और फिर सारे ऑर्डर लेके किचन में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली एक रेस्टोरेंट में काम होता है। और कुछ इसी तरह से जो सेट स्टेट फंक्शन है, लाइक से सेट स्टेट फंक्शन यानी सेटर फंक्शन जो हमें यूज स्टेट देता है, वो कुछ इसी तरह से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल है सी और एक फंक्शन है सेट सी, और मैंने सिंपली एक फंक्शन के अंदर ये 3 बार सेट सी को कॉल कर रखा है, ठीक है। तो हमको ध्यान ये देना है कि जब भी हमारी एप्लीकेशन या हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड होता है, रिएक्ट हमारे सारे स्टेट वेरिएबल की एक फोटो खींच लेता है कि भाई इस पर्टिकुलर रेंडर में मेरे स्टेट्स की क्या वैल्यू है। तो इनिशियल में सी की क्या वैल्यू है? 0, ठीक है। जब मेरा सेट सी फंक्शन कॉल होगा, ये इमीडिएटली कॉल नहीं होगा, ये एक क्यू मैकेनिज्म में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहां पे तुम्हारा सेट
सी फंक्शन ऐड हो गया है। नेक्स्ट ये खत्म हो गया, ये सेकंड वाला आया, ये भी जाके ऐड हो जाएगा। थर्ड ये भी एक क्यू में जाके ऐड हो जाएगा, और तुम्हारा ये जो फंक्शन है ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा, और रिएक्ट को जो भी काम वगैरह करना होगा, यूआई अपडेट करना होगा, सारा यूआई वगैरह अपडेट हो जाएगा। फिर तुम्हारे इस सेटर फंक्शन की बारी आएगी एग्जीक्यूट होने के लिए। यहां पर जब ये रिएक्ट से पूछेगा सी क्या है, तो सी की क्या वैल्यू तुम्हें मिलेगी, 0। तो ये सिंपली क्या करेगा, इसको 1 कर देगा। नेक्स्ट वाला कॉल भी 0 को पॉइंट करेगा, 0 ही से मिलेगा, तो वो अगेन 1 कर देगा, लास्ट वाला भी 1 कर देगा। तो इस तरह से जो तुम्हारा ये सेटर फंक्शन कॉल होता है वो कुछ इस तरह से कॉल होता है। स्टार्टिंग में रिएक्ट एक स्नैपशॉट ले लेता है तुम्हारे सारे स्टेट वेरिएबल्स की, और सिंपली जब भी तुम सेटर फंक्शन कॉल करते हो इमीडिएटली कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, कुछ टाइम बाद होता है। और जब वो एग्जीक्यूट होता है तो जो स्नैपशॉट में वैल्यू होती है सिंपली वही वैल्यू तुम लोग लाइक से या रिएक्ट यूज करते हैं। अब एक और तरीका होता है सेटर फंक्शन को यूज करने का, हम एक फंक्शन यहां पे पास कर सकते हैं। जब हम फंक्शन पास करते हैं तो इस फंक्शन के फर्स्ट आर्गुमेंट में मुझे प्रीवियस वैल्यू मिलती है, और मैं यहां पे ऐसा कुछ कर सकता हूं, प्रीवियस +1। अब बताओ, अभी अगर मैं इसको सेव करके अभी अगर मैं इंक्रीज पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, तो यहां पर 4 क्यों आ रहा है, बेसिकली अभी हमने सेटर फंक्शन में डायरेक्टली वैल्यू ना पास करके हमने एक फंक्शन पास किया है। अब इस फंक्शन की वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब वो डिफरेंस क्या आता है वो जानने से पहले हम देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, 4 आ गया, ओके। अभी ये 4 इंक्रीमेंट से बढ़ रहा है। अभी हम ये समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए अगेन हम अपने ड्राइंग टूल में चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो अभी मैं यहां पर सिंपली const x set x 0 और set x previous +1 set x previous set x previous, ठीक है। अभी मैंने सिंपली 3 बार फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो अभी देखो अभी क्या डिफरेंस आएगा, बेसिकली अभी ना रिएक्ट एक टेबल बनाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पे जो स्नैपशॉट हमने पहले लिया था स्टेट का, तो स्टेट की इनिशियल वैल्यू, ठीक है, वो क्या है, 0। अब जब मेरा ये सेट एक्स फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, मेरा ये कॉल बैक फंक्शन मेरे क्यू में जाके ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे सीबी लिख दे रहा हूं, ठीक है, 3 बार सीबी, ओके। और बेसिकली यहां पर एक और कॉलम होता है रिटर्न वैल्यू, दिस इज अ रिटर्न वैल्यू, ठीक है। जब हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं तो रिएक्ट रिटर्न वैल्यू यूज करता है, ना कि इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अभी जब मेरा फर्स्ट कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे प्रीवियस है 0, p+1 है 1, तो रिटर्न वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये जो रिटर्न वैल्यू 1 है ये नेक्स्ट कॉल बैक फंक्शन यूज करेगा। इसके केस में जो प्रीवियस है वो होगा 1, 1+1 2, रिटर्न वैल्यू हो गई 2। और थर्ड वाला अगेन 2 यूज करेगा, 2+1 3, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से अपने को 4 दिख रहा था,
क्योंकि जब हम एक सेटर फंक्शन पास करते हैं तो रिएक्ट जो रिटर्न वैल्यू होता है वो यूज करता है। अब यहां से तुमको दो दो नई चीजें सुनने को मिलेंगी। एक है रिटर्न वैल्यू और एक है रिप्लेसमेंट वैल्यू। जब तुम सेटर फंक्शन में ये सेट सी है, ठीक है, जब तुम सेटर फंक्शन में कोई वैल्यू पास करते हो तो दिस इज अ रिप्लेसमेंट वैल्यू। ओके, दिस इज अ रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिएक्ट सिंपली जो भी इनिशियल वैल्यू होती है वही यूज करता है, और जो ये वैल्यू तुम पास करते हो यही वैल्यू लाइक से रिएक्ट असाइन कर देता है। बट जब तुम फंक्शन यूज करते हो इन सेटर फंक्शन, जो भी वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करता है वही वैल्यू नेक्स्ट सेटर फंक्शन यूज कर लेता है। ठीक है, तुम ऐसे समझ सकते हो कि दोनों ही तरीके, सेट एक्स 0, सेट एक्स p+1, इन दोनों ही तरीकों में रिएक्ट अपने पास जो टेबल बनाता है रिटर्न वैल्यू और इनिशियल वैल्यू और क्यू, ठीक है, तो हर दोनों ही केस में रिटर्न वैल्यू पॉपुलेट होती है। अभी अगर यहाँ पे मल्टीपल सेट एक्स की कॉल होती तो रिएक्ट क्या करता, इस जो लास्ट वाला कॉलम है ना इसको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देता। ये वाला तरीका भी रिटर्न वैल्यू पॉपुलेट करता है, बट इसमें रिटर्न वैल्यू यूज नहीं होती है और इस वाले में रिटर्न वैल्यू यूज होती है। ठीक है, ये मैं कैसे कह पा रहा हूं, क्योंकि ये मैं तुमको अभी एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। अभी मेरा ये जो एग्जांपल है इसको अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं, अभी अगर मैं इंक्रीज बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या आउटपुट होगा, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, इसका रीजन यही है कि जब भी तुम पहला वाला तरीका यूज करते हो तो उसमें भी रिएक्ट बिहाइंड द सीन एक रिटर्न वैल्यू कॉलम को पॉपुलेट करता है। वो रिटर्न वैल्यू बस सेटर फंक्शन यूज करता है। जो सेटर फंक्शन है वो जो भी प्रीवियस सेटर फंक्शन ने जो वैल्यू सेट की होती है उसको यूज करता है। ये डिफरेंस होता है। ये जो प्रीवियस वैल्यू है दिस इज नॉट दी स्नैपशॉट वैल्यू जो इनिशियल रेंडर में रिएक्ट ने सेव की थी। ये रिटर्न वैल्यू वाली वैल्यू है, ठीक है, जो प्रीवियस सेट स्टेट ने दी है। जो भी ये सेटर फंक्शन होता है जो यूज स्टेट हमको देता है, हम जब भी सेटर फंक्शन को कॉल करते हैं विथ सम अपडेटेड वैल्यू, रिएक्ट स्टेट को अपडेट करता है, ओके, विद दिस न्यू वैल्यू। साथ साथ रिएक्ट बिहाइंड द सीन अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करके चलता है कि कौन सी स्टेट कॉल ने कौन सी वैल्यू रिटर्न की है। अभी ये जो तुम्हारा सेट काउंट है इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है, 11। अभी इसको मैं हटा देता हूँ नीचे वाला, ठीक है, 10 होगा ना सर रिटर्न वैल्यू? 10 सर 10 होगा ना? 10 क्यों होगा मेरे को, हाँ मतलब 10 होगा, इसका होगा 10, ठीक है। अब इन सब की जो रिटर्न वैल्यू है वो 10 ही होगी, ठीक है। अब जो ये वाला तरीका है, इस तरीके में जो रिटर्न वैल्यू होती है बाय प्रीवियस सेटर फंक्शन वो कंप्लीटली डिस्कार्ड हो जाती है, दिस इज नॉट यूज्ड, ओके। यहां पर जो तुम्हारा सेटर फंक्शन है, सेटर फंक्शन
ऑलवेज पिक स्टेट वैल्यू फ्रॉम इनिशियल रेंडर। इस तरीके में सेटर फंक्शन ऑलवेज पिक स्टेट वैल्यू फ्रॉम इनिशियल रेंडर, ऑलवेज। ठीक है, भले ही रिएक्ट ने पीछे टेबल मेंटेन कर रखी है कि भाई नई रिटर्न वैल्यू 10 है, बट यूज नहीं होगी वो वैल्यू, कंप्लीटली डिस्कार्ड हो जाएगी। ये क्लियर है? सर तो मैं अगर सबसे नीचे अगर लगाऊं एक, अब वो वाला फंक्शन के थ्रू अपडेट मारूं, हाँ एक, हाँ हाँ, तुम सही सोच रहे हो कि वहां पे रिटर्न वैल्यू यूज होगी, ठीक है, जो कि होगी तुम्हारी 11। अगर मैं यहां पे ऐसे कर दूं, प्रीवियस प्रीवियस +1, तो अभी यहां पे तुम्हें 11 देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब यहां पर सेटर फंक्शन प्रीवियस वैल्यू यूज करेगा जो कि है 10। ठीक है, अभी अगर यहां पे मैं 20 कर दूं तो ये 21 हो जाएगा, सी। बट अगर मैं यहां पे कर दूं 41 तो ये 21 चेंज नहीं होगा। लेट्स सी, देखो नहीं हो रहा चेंज। क्यों? क्योंकि हमेशा जो भी प्रीवियस अपडेटेड, लाइक से प्रीवियस जो होता है सेट स्टेट, उसकी वैल्यू काउंट होती है। गॉट इट सर, ये मतलब इंटरेस्टिंग है सर। ठीक है, ये क्लियर है सबको? क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। ये अब सेटर फंक्शन सबको क्लियर है, राइट? आई एम अज्यूमिंग। और हम यूज स्टेट क्यों यूज करते हैं? यूज स्टेट हमें एक मैजिकल वेरिएबल देता है, एक रिएक्टिव वेरिएबल देता है, जिसके चेंज पे रिएक्ट यूआई को अपडेट करता है, चेंज पे। ठीक है, अगर चेंज नहीं होगा तो यूआई अपडेट नहीं होगा। रेंडरिंग का मतलब होता है कॉलिंग आर फंक्शन, कॉलिंग आर कंपोनेंट, जस्ट लाइक वी आर डूइंग अ फंक्शन कॉल। री रेंडरिंग का मतलब होता है कॉलिंग आर फंक्शन अगेन। इन शब्दों का मतलब पता है, राइट, सबको? अब यस सर। सो नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल मेथड। तो लाइफ साइकिल मेथड पढ़ने से पहले हम एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो मेरे पास एक सजेशन है तुम लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने लाइट मोड ही इनेबल कर रखा है, और मैं तुम लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि लाइट मोड ही यूज करो, डार्क मोड लाइक से कम यूज करो। रीजन बीइंग, अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट डेव खोलता हूँ, ठीक है, इसको लाइट में करते हैं, तो भाई अब तक हम बचपन से अब तक कैसे चीजों को पढ़ते आए हैं। सफेद कागज होता है और ब्लैक इंक होती है। ठीक है, जब तुम इसको रिवर्ट कर देते हो, सी, वाइट टेक्स्ट हो गया है, ब्लैक बैकग्राउंड हो गया है, तो लोगों को ना लाइक से प्रॉब्लम होती है, और मतलब लॉन्ग टर्म में तुम्हें भी दिक्कत होगी लाइट और डार्क में डायरेक्टली स्विच करने में। लाइक से जब तुम बुक पढ़ोगे, तो मैं पर्सनली लाइट ही प्रिफर करता हूँ, जस्ट फॉर दिस रीजन। ये मैंने कहीं देखा था, आई डोंट नो लाइक से कितना ये फायदेमंद है, बट मैं लाइट ही प्रिफर करता हूँ। तो अभी सबसे पहले हम एक लाइफ साइकिल देखेंगे ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो बताओ भाई, क्या क्या लाइफ साइकिल होती है, क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं एक ह्यूमन बीइंग की जिंदगी में? सर क्या क्या चाहिए मतलब? जैसे कि बर्थ होता है। अच्छा, बर्थ, फिर बर्थ के बाद फिर शादी, फिर अरे भाई मतलब टीनेज में आएगा ना, एडल्ट। स्कूल जाएगा, ठीक है, एडल्ट बनेगा भाई, कॉलेज जाएगा, जॉब करेगा, प्यार होगा, फिर क्या हार्ट ब्रेक भी होगा, और फिर क्या होगा बताओ? फिर शादी होगा हार्डवेयर के बाद। चलो ठीक है। करियर करियर सर।
कैरियर शादी के बाद भाई। सर करियर सबसे पीछे रह गया सर। चलो भाई आगे कर दिया, कैरियर आ गया, ठीक है। फिर क्या बच्चों की शादी करेगा, बच्चे होंगे। बच्चे। अरे यार भाई रुक जाओ यार, डेथ इतनी जल्दी, आराम से पहुंचते हैं। हाँ। बच्चों की शादी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं घूमने फिरने जाएंगे वो लोग, ठीक है। फिर अपना लाइक से बुढ़ापा काटेंगे और फिर डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इतने सारे जो ये इवेंट्स हैं, ये कौन डिसाइड करता है? ये नेचुरल है। एज क्या क्या? एज कौन? एज डिसाइड होता है। फेथ, ठीक है, चलो फेथ मान लिया। तो फेथ ये सारी चीजें डिसाइड करता है। दैट मीन्स कि इन सब चीजों पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है। जिस भी एंटिटी ने हमें बनाया है वो ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली जो रिएक्ट है वो भी किसने बनाई है? रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, स्वेल्ट, और भी जो भी लाइब्रेरीज हैं, पी रिएक्ट, या तुम्हारा iOS डेवलपमेंट, रिएक्ट नेटिव, ये सब ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है, ठीक है। अब रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, स्वेल्ट, इन सब के लिए फेथ कौन है? जिन्होंने इन लैंग्वेजेस को बनाया है, ठीक है, जिन्होंने इन लैंग्वेजेस को बनाया है। अब हर लैंग्वेज में एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होता है। बेसिकली हर लैंग्वेज प्रेफर करती है कि तुम कंपोनेंट्स बनाओ, ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अगर तुम इनको रियल दुनिया से लाइक से लिंक करो, सो दीज आर ह्यूमन बीइंग्स, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था हर कंपोनेंट का खुद का दिमाग होता है, खुद का लॉजिक होता है, सब कुछ खुद का होता है, सेम एज ह्यूमन बीइंग। जिस तरह से हमारी जिंदगी में कई सारे इवेंट्स होते हैं, उसी तरह से एक कंपोनेंट्स के लिए भी कई सारे इवेंट्स होते हैं। अब एक कंपोनेंट्स के क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, लाइक से कब वो कंपोनेंट यूआई पे दिखा, कब वो कंपोनेंट यूआई पे अपडेट हुआ, कब वो कंपोनेंट यूआई से हटा दिया गया, ठीक है। तो अब तुम इसको अगेन रिलेट कर सकते हो, कब वो यूआई पे दिखा, कब उसका बर्थ हुआ, और कब अपडेट हुआ। यहाँ पे तुम्हारे सारे जो बीच के इवेंट थे, लाइक से स्कूल, कॉलेज, बच्चे, सारी चीजें अपडेट में आ गई। और डेथ में, सॉरी लास्ट में सिंपली डेथ है, ठीक है। अब इनको रिएक्ट या बाकी लाइब्रेरीज ने एक नाम दिया। अब मैं बर्थ, स्कूल, कॉलेज, बच्चे, डेथ ये सब बोलूंगा, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो इनको रिएक्ट और दूसरी लाइब्रेरीज ने नाम दे दिया कि भाई चलो, कंपोनेंट यूआई पे दिखा, दैट मीन्स माउंट, यूआई से हटा, दैट मीन्स अनमाउंट, ठीक है। अपडेट कुछ हुआ तो इसको उन्होंने सीधे ही नाम रखा है अपडेट, ठीक है। तुम किसी भी लाइब्रेरी में चले जाओ, तुम्हें इन्हीं तीन कैटेगरी के अराउंड लाइफ साइकिल इवेंट्स दिखेंगे। मैं जब iOS में था, कुछ इवेंट्स मुझे अभी भी याद है, लाइक से डिड लोड, और लाइक से ये डिड लोड था तुम्हारी पर्टिकुलर स्क्रीन का, पूरी एप्लीकेशन के भी होते हैं, जैसे कि विल अपीयर, डिड अपीयर, एप्लीकेशन बैकग्राउंड में गई। रिएक्ट कंपोनेंट में हमारे पास जनरली यही इवेंट्स हैं। कब तुम्हारा कंपोनेंट माउंट हुआ, माउंट का मतलब कब तुम्हारा कंपोनेंट यूआई पे दिखा, और कब अनमाउंट हुआ, कब यूआई से हटा। अब जैसे रियल लाइफ में भी बर्थ होने से पहले कई सारी चीजें होती हैं, मतलब लाइक से मेडिकल प्रोसीजर हो गया,
हम 9 मंथ्स अंदर रहते हैं पेट में, ठीक है। तो सेम विथ अ कंपोनेंट ऑल्सो, एक कंपोनेंट डायरेक्टली आके यूआई पे दिख नहीं जाता कहीं अचानक से। यूआई पे दिखने के लिए उसको सर्टेन स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। मैं यहाँ पे बस रिएक्ट की ही बात करूंगा। फर्स्ट स्टेप होता है हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन पर्सन, रिटर्न h1 पर्सन, ठीक है। ये मेरा एक कंपोनेंट है, ये एक टेक्स्ट फाइल है, दिस इज नथिंग एल्स। अभी इसका यूआई से कोई लेना देना नहीं है। अब ये कैसे माउंट होगा, इसकी माउंट की जर्नी क्या है? जर्नी ये है, सबसे पहले रिएक्ट तुम्हारे इस फंक्शन कॉल को कंपोनेंट में कन्वर्ट करेगा बाय कॉलिंग योर फंक्शन लाइक दिस। ये क्या है? दिस इज जस्ट अ फैंसी वे ऑफ डूइंग दिस। तुम्हारे फंक्शन या तुम्हारे कांस्टेंट या तुम्हारे कंपोनेंट का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। तुम्हारा कंपोनेंट अब रियल दुनिया में आने की कोशिश कर रहा है। अब जर्नी शुरू होती है, न्यू से इन्वोक होगा। जो भी तुमने अंदर JSX वगैरह लिखी है वो कन्वर्ट होंगी रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट कॉल्स में, ठीक है। अब ये क्रिएट एलिमेंट तुमको क्या देगा? ये तुमको एक ऑब्जेक्ट देगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जो तुम लिटरली बनाते हो इस तरह से, कॉन्स्ट हो पीछे इस तरह से। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी तुमने यहाँ पे JSX वगैरह लिखा होगा उसका पूरा स्ट्रक्चर होगा। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल टाइप h1 और वैल्यू पर्सन। अगर तुमने कोई वेरिएबल वगैरह, स्टेट वेरिएबल वगैरह बना रखा होता है, यहाँ पे मैं नॉर्मल वेरिएबल ले लेता हूं तो वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाता, ठीक है, सिंपली। अब इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद अगेन तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट कंपेयर होता। बीच में और भी सारे स्टेप्स हैं, मैं उन डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट कंपेयर होता। किससे कंपेयर होता? ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से, जो एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम बनी थी उस टाइम पे क्रिएट हुआ था, उससे कंपेयर होगा। बस इसलिए कि क्या कुछ चेंज हुआ है। अगर कोई चेंज हुआ है तो तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट रिएक्ट यूआई पे दिखा देगा, यूआई पे दिखा देगा। कैसे दिखा देगा? कोई मैजिक नहीं करेगा। अगर कुछ नए डॉम एलिमेंट्स क्रिएट हैं तो सिंपली करेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, प्योर जावास्क्रिप्ट, नथिंग एल्स। और डॉक्यूमेंट डॉट लाइक से गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट स्टाइल डॉट कलर या जो भी है, जावास्क्रिप्ट मेथड्स का यूज करके तुम्हारे उस ऑब्जेक्ट को यूआई पे दिखा देगा। और यहां पे मैं बोल सकता हूं कि मेरा कंपोनेंट माउंट हो गया है, माउंट हो गया है, ठीक है। तो इतने स्टेप्स होते हैं कंपोनेंट माउंटिंग में, ओके। तो ये चीज क्लियर है लोगों, मतलब बताओ उन लोगों को। सर हम्म ये माउंटिंग का हम ये बोल सकते हैं लाइक टेक्निकल लैंग्वेज में कि लाइक माउंटिंग का मतलब होता है कि हमने उसको डॉम में ऐड कर दिया, मतलब रिएक्ट ने उसको डॉम में ऐड कर दिया, और अनमाउंटिंग में मतलब डॉम से उसको रिमूव कर दिया। हाँ, ये बोल सकते हो। ठीक है। अब फंक्शनल कंपोनेंट्स में ये जो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं ये तुम्हें माउंट, अनमाउंट, अपडेट के रूप में दिखते हैं। और फंक्शनल कंपोनेंट्स थोड़े से अलग हैं। ये जो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं ये तुमको क्लास कंपोनेंट्स में काफी अच्छे से दिखते थे। रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट में इंकरेज करता है कि तुम फंक्शनल कंपोनेंट्स को लाइफ साइकिल मेथड्स के रूप में मत देखो, इनको तुम सिंक्रोनाइज
लाइक से सिंक्रोनाइजेशन के रूप में ज्यादा देखो, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट्स में लाइफ साइकिल मेथड्स या लाइफ साइकिल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। बस माउंट अनमाउंट की चीजें होती हैं जो मैं अभी बताऊंगा कि क्या होती हैं, कैसे हम चीजों को करते हैं। माउंट अनमाउंट, ठीक है। माउंट का मतलब हो गया यूआई पे दिख गया, अनमाउंट का मतलब यूआई से हट गया, ठीक है। तो हमने एक हुक पढ़ा था, यूज इफेक्ट, ओके। अब ये जो यूज इफेक्ट है ये एक हुक है। हुक का मतलब तुम सिंपली फंक्शन ही समझो, ठीक है। हुक इज इक्वल टू फंक्शन। इस वीक हम पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे कि हुक क्यों बोलते हैं, बट अभी के लिए हुक इज इक्वल टू फंक्शन यूज इफेक्ट। ये हमसे एक कॉलबैक फंक्शन लेता है और एक एरे लेता है, ठीक है। इस कॉलबैक फंक्शन में हम जो कुछ भी लिखते हैं, जब मेरा कंपोनेंट माउंट हो जाता है तब कॉल होता है, कंपोनेंट माउंटेड, ठीक है। सी, कंपोनेंट माउंटेड। जब मेरा कंपोनेंट माउंट हो जाएगा, तुम जो कोड भी यूज इफेक्ट में लिखते हो वो यूआई पे एलिमेंट्स के दिखने के बाद रन होता है। इस कोड का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा? सबसे पहले लाइन नंबर 6 चलेगी, लाइन नंबर 7 चलेगा, 9 चलेगा। 9 के बाद अंदर जो कुछ भी तुमने लिखा हुआ है ये शेड्यूल हो जाएगा, स्केड्यूल हो जाएगा, ये रन नहीं होगा, ये स्केड्यूल हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा ये रिटर्न वाला ये सारी चीजें चलेंगी, तुम्हारे सारे एलिमेंट्स यूआई पे दिख जाएंगे। जब दिख जाएंगे तो जो शेड्यूल की हुई चीजें हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो जो भी तुम यूज इफेक्ट में लिखते हो वो यूआई पे दिखने के बाद रन होता है, ओके। अब यूज इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो पेरेंट और चाइल्ड के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ पे एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाऊं, फंक्शन चाइल्ड और रिटर्न चाइल्ड, और यहाँ पे मैं सिंपली यूज इफेक्ट बनाऊं और यहाँ पर console.log चाइल्ड कंपोनेंट माउंटेड, और यहाँ पे मैं सी, पहले मेरा कौन सा कंपोनेंट माउंट हो रहा है बताओ। चाइल्ड पहले हो रहा है। तो अगर तुम्हारे पास नेस्टेड कंपोनेंट्स है, जो सबसे इनर लेवल पे है पहले वो माउंट होता है, पहले वो यूआई पे दिखता है, फिर नीचे से ऊपर तक की साइकिल चलती है, ठीक है। अब एक कंपोनेंट माउंट तो हो गया, इसको मैं अनमाउंट कैसे करूं? यहां पे एंट्री होती है कंडीशनल रेंडरिंग की, ठीक है। मैं सिंपली एक वेरिएबल यहाँ पे या इसी काउंट का यूज कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे काउंट +1 कर देता हूं, और यहाँ पे मैं चाहता हूं कि अगर मेरा काउंट mod 2 0 है, ठीक है, लाइक से कॉन्स्ट mod 2, अगर काउंट mod 2 इक्वल टू 0 है तभी मेरा चाइल्ड कंपोनेंट विजिबल हो। ये मैं कैसे कर सकता हूं? मुझे पता है JSX इज अ एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। JSX में मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूं इन अ करली ब्रेस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, करली ब्रेस लगाऊंगा और यहाँ पे चेक करूंगा, अगर mod 2 ट्रू है तो सिंपली अपने कंपोनेंट को रेंडर करा दूंगा। अभी रिफ्रेश करते हैं, 0 के केस में तो 0 है तो दिखेगा ही। काउंट 1 हुआ, 1 mod 2 इज नॉट 0, इसलिए मेरा चाइल्ड कंपोनेंट हट गया। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सी चाइल्ड कंपोनेंट माउंटेड, क्लिक किया हट गया, क्लिक किया ऐड हो गया।
ठीक है, तो हम इस तरह से कंडीशनल रेंडरिंग करते हैं। कंडीशनल रेंडरिंग में हमें एक बात का ध्यान रखना है, रिएक्ट यहां पे हमेशा एक बूलियन वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, एक बूलियन वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे तुम नंबर, स्ट्रिंग वगैरह पास नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो अनएक्सपेक्टेड बग्स आ जाएंगे। जो सबसे कॉमन बग है वो है ये। अभी मैं यहाँ पे 0 एंड चाइल्ड कर रहा हूँ। आइडियली तो यूआई पे कुछ नहीं दिखना चाहिए, बट मुझे 0 दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 एक नंबर है और रिएक्ट को लगेगा कि तुम 0 दिखाना चाहते हो। अब इस प्रॉब्लम को तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो? तुम सिंपली डबल नॉट यहाँ पे लगा दो। डबल नॉट का यूज करके हम किसी भी डेटा टाइप को बूलियन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 0 को बूलियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो फॉल्स हो जाएगा, और फिर इस वजह से मुझे यहाँ दिख नहीं रहा। ठीक है, तो कंडीशनल रेंडरिंग में इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा एक बूलियन वैल्यू ही पास करो। अगर स्ट्रिंग है तुम्हारे पास, एरे है, तो प्रेफर करो कि तुम डबल निगेशन यहाँ पे लगा दो। ठीक है, सर अगर ये स्ट्रिंग और जो वैल्यू है इसको वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ पे करें, हाँ हाँ चल जाएगा, बस बूलियन होना चाहिए और डबल बैंग कर सकते हो। डबल, इसको बैंग ऑपरेटर बोलते हैं, तो तुम डबल बैंग लगा सकते हो किसी भी वेरिएबल के साथ। ठीक है, वो चलेगा। इसी ठीक है, अब एक और ध्यान देने वाली चीज कि अगेन अभी क्लियर है राइट, कंपोनेंट अनमाउंट कब होगा? जब तुम उसे यूआई से हटाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज तुम बिहेवियर नोट कर लो। जब कंपोनेंट माउंट होता है तो सबसे पहले चाइल्ड माउंट होता है, बट जब कंपोनेंट अनमाउंट होता है तो सबसे पहले पेरेंट कंपोनेंट अनमाउंट होता है। अगर मैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाऊं, फंक्शन इनर चाइल्ड, ठीक है, और इस इनर चाइल्ड को मैं डालता हूं इस चाइल्ड की जगह, इसको यहाँ 1 मिनट इस चाइल्ड में डाल देते हैं। ये, हाँ, EFTR। सी इनर चाइल्ड कंपोनेंट माउंटेड, पहले इनर चाइल्ड माउंट हुआ, फिर चाइल्ड कंपोनेंट माउंट हुआ। इसको बंद करते हैं, और अभी मैं क्या करता हूं, अनमाउंट करता हूं इंक्रीज पे क्लिक करके। अच्छा, अनमाउंट पे मैंने कोई कंसोल लगा नहीं रखा। अब ये अनमाउंट मैं कैसे ट्रैक करूं? तो ये जो यूज इफेक्ट फंक्शन होता है, अगर तुम यहां से कोई फंक्शन रिटर्न करते हो, ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल होता है जब तुम्हारा कंपोनेंट अनमाउंट होता है। इसको तुम बोलते हो क्लीन अप फंक्शन। ठीक है, तो अगर तुम्हें कंपोनेंट के हटने पे कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो जनरली हम यूज इफेक्ट से एक फंक्शन रिटर्न कर देते हैं जो एक क्लीन अप फंक्शन होता है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग अनमाउंटिंग चाइल्ड कंपोनेंट, और इसको मैं सेम यहाँ पे भी ऐड कर दूं इनर चाइल्ड, और इसको लेट्स रिफ्रेश इट। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ, इनर चाइल्ड माउंटेड और चाइल्ड कंपोनेंट माउंटेड। नीचे के लॉग सभी कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दो। पहले इनर चाइल्ड माउंट हुआ और फिर चाइल्ड माउंट हुआ। अभी मैं इंक्रीज पे क्लिक करता हूं, सी अनमाउंटिंग चाइल्ड कंपोनेंट, अनमाउंटिंग इनर चाइल्ड। कंपोनेंट बनने के टाइम पे पहले चाइल्ड बना, बट हटने के टाइम पे पहले पेरेंट हटा। ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना है। फर्स्ट इन लास्ट आउट मेरे से हो रहा है सर वो। हाँ, मतलब ऐसे बोल सकते हो, या इसको रियल लाइफ से भी तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि लाइक से, स्टैक। हाँ, yeah। ठीक है गाइस, अभी एक चीज मैं और बता देता हूं। यहाँ पे तुम्हें देख रहे हो मल्टीपल टाइम्स तुम्हें लॉग्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी मैजिकल सा नहीं हो रहा है। दिस इज समथिंग दैट रिएक्ट
डज फॉर अस, इसको रिएक्ट बोलता है स्ट्रेस टेस्टिंग। ठीक है, इसमें रिएक्ट क्या करता है, जब तुम्हारी एप्लीकेशन यूआई पे दिख जाती है उसको ऑटोमेटिकली हटाता है, फिर दोबारा से माउंट करता है। इन टेक्निकल टर्म्स रिएक्ट माउंट्स एंड रीमाउंट्स योर कंपोनेंट। ठीक है, ऐसा क्यों करता है रिएक्ट? टू डू स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है? ये चेक करने के लिए कि तुमने प्रॉपरली ये जो क्लीन अप फंक्शन वगैरह है इसको तुमने इंप्लीमेंट किया है या नहीं किया है, और अगर तुमने कोई गलत कोड अपने यूज इफेक्ट में लिखा है तो वो तुम डेवलपमेंट के टाइम पे ही फिगर आउट कर लो। ये जो डबल डबल टाइम है ये प्रोडक्शन में नहीं चलता है, ये बस तुम्हारे डेवलपमेंट सर्वर में चलता है 2 टाइम। ओके, और ये 2 टाइम क्यों चलता है, इसको तुम कैसे रोक सकते हो? तो बेसिकली एक स्पेशल कंपोनेंट रिएक्ट हमको देता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट मोड। अगर हम अपनी पूरी एप्लीकेशन को स्ट्रिक्ट मोड में डाल देंगे तो रिएक्ट 3 चीजें करता है, सिर्फ 3 चीजें। पहली चीज, री रेंडर योर एप्लीकेशन, और जब री रेंडर करेगा तो जाहिर सी बात है तुम्हारे जो यूज इफेक्ट्स हैं वो 2 बार कॉल होंगे। ठीक है, अनमाउंट भी तुम्हारा, ओके फर्स्ट माउंट देन अनमाउंट एंड देन माउंट। ठीक है, एंड थर्ड, अगर तुमने कोई डेप्रिकेटेड फंक्शन यूज किया होगा या डेप्रिकेटेड लाइब्रेरी, डेप्रिकेटेड कोड होगा तुम्हारे सिस्टम में, फॉर एग्जांपल तुम रिएक्ट 18 में काम कर रहे हो, रिएक्ट 17, 16 के ऐसे फंक्शन यूज करोगे जो डेप्रिकेट हो चुके हैं, तो रिएक्ट तुमको वार्निंग या फिर एरर थ्रो कर देगा, सो दैट तुम्हें पता चल जाए कि तुम एक डेप्रिकेटेड चीज यूज कर रहे हो। रिएक्ट बस यही 3 चीज करता है जब तुम अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रिक्ट मोड में रैप करते हो, और जरूरी नहीं कि तुम पूरी ऐप को करो, तुम एक सर्टेन कंपोनेंट को भी कर सकते हो। इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने टॉप लेवल पे कर दिया है तो ये थ्रू आउट द ऐप अवेलेबल है, बट अगर तुम्हें थ्रू आउट द ऐप नहीं करना, किसी छोटे हिस्से में करना है, तो तुम उस छोटे हिस्से को स्ट्रिक्ट मोड में रैप कर दो। रिएक्ट रेकमेंड करता है कि तुम अपनी ऐप को स्ट्रिक्ट मोड में ऐड करो, स्ट्रिक्ट मोड में काम करो। ठीक है, सिर्फ यही 3 चीजें करता है स्ट्रिक्ट मोड। ओके, तुम्हारे कंपोनेंट को रीरेंडर करता है, यूज इफेक्ट्स को माउंट, अनमाउंट और फिर माउंट करता है, और डेप्रिकेट कोई फंक्शन वगैरह यूज कर रहे हो तो एरर थ्रो करता है। अब इससे प्रॉब्लम आती है, कई बार क्या होता है कि तुमको यूज इफेक्ट एक ही बार रन करना होता है। अभी क्या हो रहा है, मेरा कंपोनेंट देखो, अब मैं नीचे की चीजें हटा देता हूँ, आई डोंट नीड them। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यूज इफेक्ट में कोई एपीआई कॉल कर रहा हूँ और एप्लीकेशन को लोड करता हूँ। सी, मेरा जो गेट डेटा फंक्शन है 2 बार कॉल हो रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। अभी अगर तुम रिएक्ट 18 में काम करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, चीजें 2 बार कॉल होंगी। तो रिएक्ट यहाँ पे 2 चीजें रेकमेंड करता है। ठीक है, पहली चीज, अगर तुम चाहते हो कि यार ये बस एक ही बार चले, तो तुम क्या कर सकते हो, आइदर यू कैन यूज रेफ, और तुम कंपोनेंट के बाहर कोई वेरिएबल बना सकते हो। लेट इज फर्स्ट लॉन्च इज इक्वल टू फॉल्स, या इसको ट्रू कर दो। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे चेक कर लो,
इफ अगर ये फर्स्ट लॉन्च है तो इसको डायरेक्टली फॉल्स कर दो और से शो डेटा को इसके अंदर कॉल कर लो। अभी तुम देखोगे गेट डेटा एक ही बार कॉल हुआ, ठीक है। यू कैन यूज दिस वे। और एक दूसरा वे है जिसमें रिएक्ट बोलता है कि भाई अगर तुमने कोई एपीआई कॉल वगैरह लगा रखी है, ठीक है, तो तुम जो क्लीनअप फंक्शन है उसमें भी तुम ये कर दो, लाइक से इसको तुम फॉल्स कर दो, सो दैट कि अगर एपीआई कॉल का डेटा वगैरह आए, ठीक है, बाद में तो कोई कोई एक्शन परफॉर्म ना हो, ठीक है। या अगर तुमने कोई एपीआई कॉल लगाई है तो यहाँ पे उसको कैंसिल आउट कर दो, सो दैट कंपोनेंट तुम्हारा यूआई से हट गया। हटने के बाद अगर डेटा आता है तो कोई एक्शन परफॉर्म ना हो, और स्ट्रिक्ट मोड में 2 बार चीजें कॉल होंगी। मान लो यहाँ पे कोई एपीआई कॉल हो रही होती, शो डेटा एपीआई कॉल करता, तुम्हारा कंपोनेंट अनमाउंट होता, माउंट हुआ, फिर से एक और कॉल लग गई, तो उसमें तुम्हें 2 बार डेटा मिलेगा। मान लो अलग अलग डेटा आया तो यूआई फ्लिकर होगा। तो उस केस में रिएक्ट 2 चीजें रेकमेंड करता है कि यू आइदर यूज दिस और सेकेंड वन कि क्लीन अप फंक्शन में मैनेज करो। हेलो हम्म सर, एक क्वेश्चन था। ये जो आपने कोड लिखा, राइट, ये डेवलपमेंट मोड में तो चल जाएगा, स्ट्रिक्ट मोड में, राइट, हम्म बट जब ये प्रोडक्शन पे जाएगा तो हम्म। इफ इज फर्स्ट लॉन्च तो फर्स्ट टाइम में ही फेल हो जाएगा ना, राइट? क्यों क्यों? ओके, इफ इज फर्स्ट लॉन्च। ट्रू है ना भाई, वो फेल क्यों होगा? ओके, बट डेवलपमेंट मोड में तो ये क्या होगा फिर? इफ इज डेवलपमेंट में फर्स्ट भी लॉन्च। डेवलपमेंट मोड में भी फर्स्ट टाइम चलेगा, प्रोडक्शन में भी फर्स्ट टाइम चलेगा। ओके, इसी से रिलेटेड मेरा भी है इसमें सर, लाइक हमने पढ़ा है सर कि लाइक ये जो हमने वेरिएबल खुद से क्रिएट किया, रिएक्ट उसको ट्रैक नहीं करता है, रिएक्ट को उससे कुछ मतलब नहीं है। हाँ लाइक ये सही है सर? मतलब ये मुझे हाँ। कुछ तो यहाँ पे मैं कोई सी जो ट्रैकिंग है वो किस लिए करते हैं हम? मतलब यूआई के मतलब यूआई को चेंज करने के लिए, लाइक रेंडरिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या हम ऐसा काम कर रहे हैं? नहीं। इसके लिए एक और वर्ड है। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे जैसे समझ लो परतें, लाइक वो होता है ना, लेयर्स हटती जाएंगी। अभी तुम्हें बस एक ही रीजन पता है कि हम अगर यूआई पे कुछ अपडेट करना होता है तब स्टेट वेरिएबल प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसके लिए रिएक्ट ने एक वर्ड वर्ड अपने को दिया है जिसे वो बोलता है रिएक्टिव। रिएक्टिव, जहां पे तुम्हें रिएक्टिविटी चाहिए वहां पर तुम स्टेट वेरिएबल यूज करोगे। रिएक्टिविटी क्या है? किसी चेंज पे कुछ करना है, वो काम तुम स्टेट वेरिएबल के थ्रू ही कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल्स रिएक्ट के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो रिएक्टिव नहीं है। जब मैं इस फर्स्ट लॉन्च को फॉल्स करूंगा तो कुछ नहीं होगा, ना तो रिएक्ट को पता चलेगा, रिएक्ट कोई एक्शन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा रिएक्ट। दिस इज जस्ट अ वेरिएबल। बट जब रिएक्ट इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो उसे यहाँ ट्रू फॉल्स मिलेगा, बेस्ड ऑन दैट वो अपना कोड एग्जीक्यूट कर लेगा। अभी अगर यहाँ पे तुम ये चाह रहे होते कि जब मैं इस फर्स्ट लॉन्च को फॉल्स करूं और मैंने इसको यूआई पर दिखा रखा है तो वो भी फॉल्स हो जाए, तो वो सब नहीं होने वाला। उसके लिए तुमको रिएक्टिव वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे। ये तरीका कंप्लीटली फाइन है, रिएक्ट खुद इसको रेकमेंड करता है और ये नॉर्मल ट्रेडिशनल वे है। ऐसे समझो कि जो तुम्हारा एक कंपोनेंट है वो बार बार रीरेंडर होगा। अभी इसको मैं अंदर नहीं रख सकता हूँ, अंदर रख दूंगा तो हर रीरेंडर पे ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जो भी चीजें तुम कंपोनेंट के बाहर रखते हो वो रीरेंडर की साइकिल से बाहर होती हैं। अभी मेरा ऐप कंपोनेंट बार बार कॉल होगा तो मेरा ये जो इस फर्स्ट लॉन्च है ये बार बार नहीं बनेगा, ये बस एक ही बार बनेगा, ठीक है। ओके सर। सर एक और चीज, लाइक हम्म। हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो स्ट्रिक्ट मोड है वो काइंड ऑफ डबल चेक है जो कि रिएक्ट इंश्योर करता है कि सब कुछ सही है? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, वही। ओके।
अब वो सब कुछ क्या सही है, वो जो तीन चीजें हैं वो है, ठीक है। ये इस तरह के, दिस इज नॉट अ सब्जेक्टिव एग्जाम, ठीक है, जहां पे तुम बोल दो कि सब कुछ रिएक्ट इंश्योर करता है कि सब कुछ सही हो। अभी सब कुछ क्या है सही, सब कुछ में बस तीन ही चीजें हैं, ठीक है। हाँ स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक। हाँ मैंने सब कुछ बोला क्या? मैंने स्पेसिफिक बोला कि तीन चीजें करता है स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। अब उस तीन चीजों को तुम सब कुछ से रिप्लेस मत करो। हाँ, मैं वो समझ गया सर, मतलब मैं वो नोट कर लिया है, वो तीन जो हम्म, पॉइंट है, माउंटिंग अनमाउंटिंग वो वाला वो। next is what? ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो बताओ। नो सर। सुपर क्लियर है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू, और हाँ, तुम इसको ना देखो, जब तुम यहाँ पे देखोगे ना इसको कंसोल में, लाइक से जो सेकंड वाला कंसोल होगा, मेरे इसमें आई डोंट नो क्यों डिम नहीं आ रहा, बट तुम लोग देखोगे कि जो दोबारा कंसोल होता है कंपोनेंट रीमाउंट की वजह से, वो वाला लॉग ना थोड़ा सा डिम होगा, मतलब थोड़ा सा हल्का दिखेगा। उससे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये दोबारा कॉल हुआ है, या ये फंक्शन में ना दोबारा कॉल हुआ है स्ट्रिक्ट मोड की वजह से। और आई थिंक रिएक्ट, अगर तुम्हारे पास रिएक्ट डेवलपर टूल्स है तो तुम शायद उसको बंद भी कर सकते हो। लेट मी चेक, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि हम कर सकते हैं, बट मुझे पता नहीं कैसे कैसे करते हैं डिबगिंग। हाँ, ये देखो, हाइड लॉग्स ड्यूरिंग सेकेंड रेंडर। तो अगर तुम चाहो तो लॉग्स को बंद कर सकते हो। क्या हुआ, सेटिंग चली नहीं क्या? आई डोंट नो, लाइक आइडियली तो सेकेंड टाइम के लॉग्स को आना नहीं चाहिए था। एक बार अपने सिस्टम में ट्राई करना, ये वाला ऑप्शन माइट बी मेरे कंपोनेंट्स में कुछ इश्यू हो। सर मेरा एक डाउट था सर। हम्म। सर सपोज हम यूज इफेक्ट में एक एपीआई कॉल कर रहे हैं, हम्म। उसका भी कुछ क्लीन अप फंक्शन हमको कुछ रखना पड़ेगा क्या सर? यस, यस, रखना पड़ेगा। देखो, अभी मैंने बहुत हल्का सा ही टच किया है क्योंकि मैं इसके डिटेल में ना जाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कल परसों माइट भी हम डिटेल में पढ़े। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कोई एपीआई कॉल कर रहा होता फैच का यूज करके, ठीक है। ओके, और ठीक है, अब क्या होगा कि मेरी ये एपीआई कॉल दो बार लग जाएगी। ये एग्री कर रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, ये एपीआई कॉल दो बार लगेगी। अगर अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे समथिंग समथिंग डाल देता हूँ, इन सबको रिमूव करता हूँ, और लेट्स लेट्स ओपन नेटवर्क लॉग। एच से 4 में चलते हैं। सी, दो बार जा रही है कॉल, यस सर। ठीक है। तो नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि सेट, फॉर एग्जांपल, ये कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती या कोई कस्टम कस्टम तुमने फंक्शन या एपीआई कॉल की होती। कुछ एपीआई को तुम दो बार तुरंत तुरंत कॉल नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो एरर आ जाती है। तो माइट भी यहाँ पे वो सिनेरियो आ जाए। अब इस चीज के लिए रिएक्ट दो चीजें रेकमेंड करता है, ठीक है। सबसे पहली चीज कि तुम एक वेरिएबल बना लो आउटसाइड योर कंपोनेंट और चेक कर लो इफ, अगर ये फर्स्ट लॉन्च में ये ट्रू होगा, ठीक है, तो तुम डायरेक्टली इसको फॉल्स कर दो सबसे पहले, सो दैट तुम मिस्टेकनली या इसको भूल ना जाओ फॉल्स करना, और फिर अपना काम कर लो। अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम ही तुम्हारी एपीआई कॉल लगेगी, सेकेंड टाइम जब ये अनमाउंट होगा, तुम्हारा ये फॉल्स हो चुका है, और जब दोबारा से कोड यहाँ पे आए क्या, हाँ ठीक है, एक ही बार देखो आया यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट वे दैट रिएक्ट रिकमेंड्स।
सेकेंड में रिएक्ट रेकमेंड करता है कि भाई तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो, जैसे कि इसको मत यूज करो। जनरली क्या होता है कि तुम एक अबॉर्ट सिग्नल करके करके तरीका होता है, कॉन्स्ट सिग्नल इज इक्वल टू न्यू अबॉर्ट सिग्नल, और इस अबॉर्ट सिग्नल को ना तुम इस फेच में पास कर सकते हो इस तरह से कुछ, लाइक से अभी एग्जैक्ट मैं बता दूंगा। इनपुट रिक्वेस्ट, इसे मैं सिंपली अभी सिग्नल में डाल देता हूं, ठीक है। इस तरह से तुमने पास कर दिया, और जो क्लीनअप फंक्शन है उसमें अगर तुम ऐसे कर देते हो सिग्नल डॉट अबॉर्ट, ठीक है, इस तरह से, तो उससे क्या होगा कि ब्राउजर तुम्हारी एपीआई कॉल को कैंसिल कर देगा। लेट्स सी, सिंटैक्स देख ही लेता हूं। अबॉर्ट सिग्नल पैच जेएस, ठीक है। कैसे कैसे यूज करते हैं ये सिंटैक्स मुझे नहीं पता, ठीक है भाई। सर ये अबॉर्ट सिग्नल क्या होता है सर? ये ब्राउजर तुमको देता है, दिस इज नॉट समथिंग जो जावास्क्रिप्ट तुमको देता है। ये ब्राउजर तुमको एक मेथड देता है, एक 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 ऑब्जेक्ट देता है जिसको तुम किसी भी एपीआई रिक्वेस्ट के साथ अटैच कर सकते हो, ठीक है। इसको तुम रियल वर्ल्ड से ऐसे देखो कि जैसे तुम, अगर तुमने कभी लाइफ में किसी को लेटर पोस्ट किया हो डाक के द्वारा, तो फॉर एग्जांपल तुमने किसी को लेटर पोस्ट किया, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाल दी कि जब भी तुम किसी को लेटर पोस्ट करोगे उसके ऊपर तुम ये स्पेशल स्टैंप चिपका देना। अगर ये स्टैंप चिपका होगा किसी भी टाइम पे, तुम चाहते हो कि ये लेटर डिलीवर ना हो, तुम्हारे पास वापस आ जाए, तो तुम क्या करना कि सिंपली सिग्नल दे देना, मतलब तुम एसएमएस कर देना, तो हम इस लिफाफे को डिलीवर नहीं करेंगे। तो ये अबॉर्ट सिग्नल वही स्पेशल स्टैंप है, ये हम हर एपीआई रिक्वेस्ट के साथ अटैच कर देते हैं। अगर तुम इसको कैंसिल कर देते हो, तुम्हारी एपीआई रिक्वेस्ट बैकएंड में तो जाती है, रिस्पॉन्स भी आता है, बट ब्राउजर उस रिस्पॉन्स को तुम्हारे कोड तक नहीं पहुंचने देता। ये ब्राउजर लेवल की चीज है, ठीक है। ब्राउजर तुमको देता है, ब्राउजर उस रिक्वेस्ट को रोक देगा, ठीक है। और सिग्नल ऐसे ही पास करते हैं जैसे मैंने पास किया था, सिग्नल सिग्नल और कंट्रोलर डॉट अबॉर्ट, ठीक है। अभी तुम देखोगे कि मेरी एपीआई कॉल कैंसिल, ये देखो कैंसिल हो गई, राइट। अभी भी 2 बार लग रही है, स्टेटस देखो, स्टेटस कैंसिल्ड है, ठीक है। अभी भी 2 बार एपीआई कॉल लग रही है, बट जो पहली वाली है वो कैंसिल हो गई है, उसका रिस्पॉन्स ब्राउजर प्रोसेस नहीं करेगा। तो ये 2 तरीके हैं जो रिएक्ट रेकमेंड करता है अगर तुम एपीआई कॉल के साथ काम कर रहे हो तो। तो अभी जल्दी से अब हम मूव करते हैं यूज इफेक्ट पे। बेसिकली यूज इफेक्ट 3 मेजर सिनेरियोज के लिए है। पहला सिनेरियो जब कंपोनेंट माउंट हुआ, सेकंड जब अपडेट हुआ, थर्ड जब अनमाउंट हुआ, ओके। अब यूज इफेक्ट तुम कई अलग अलग तरीकों से लिखा हुआ देखोगे, हम मैं वो सारे तरीके तुमको बता देता हूं, ठीक है। अगर तुमको यूज इफेक्ट कहीं पे ऐसा देखने को, एक मिनट इसको पहले हटा दो, मेरे कुछ क्वेश्चन का जवाब दो। क्या फंक्शनल कंपोनेंट्स में लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं? नो। सब लोग No. सब लोग बोलो भाई, यस और नो। No. जब मैंने रिएक्ट सीखना शुरू किया था, हर कोई साइड में डिड माउंट और वो विल माउंट जो भी मेथड्स हैं वो लिखता था, साइड में यूज इफेक्ट, और बता देता था ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। अब वो तरीका उस टाइम के लिए सही था। क्यों सही था? क्योंकि उस टाइम पे मैक्सिमम लोग अपने कोड को माइग्रेट कर रहे थे, ठीक है, फ्रॉम क्लास टू फंक्शनल। अब उनको जरूरत थी कि भाई
जो कोड मैंने यहां लिखा है उसको मुझे यहां फंक्शनल में कैसे लिखना है। ओके, अब टाइम के साथ साथ क्लास कंपोनेंट्स को आए हुए कम से कम 5-6 साल हो चुके हैं। अब तुम लोगों को कोई कोड माइग्रेट नहीं करना। अब तुम्हें अगर किसी भी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि यूज इफेक्ट इज अ कंपोनेंट डिड माउंट रिप्लेसमेंट, सीधे उस आर्टिकल को बंद कर दो, मत पढ़ो। ठीक है, तुम अपने मेंटल मॉडल को अभी जो नया रिएक्ट का लाइक से डॉक है उस हिसाब से चीजों को सोचो। फंक्शनल कंपोनेंट में कोई भी लाइफ साइकिल मेथड्स नहीं होते हैं। ओके, तो फिर यूज इफेक्ट क्या करता है, माउंट अनमाउंट क्या है, ये भी तो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं। तो माउंट और अनमाउंट बस हमें बताते हैं कि हमारा कंपोनेंट यूआई पर दिख गया है और यूआई से हट गया है। ओके, यूज इफेक्ट हम यूज करते हैं अपने कंपोनेंट को सिंक्रोनाइज करने के लिए। किस चीज से सिंक्रोनाइज करने के लिए? एक्सटर्नल डेटा से सिंक्रोनाइज करने के लिए। रिएक्ट ये जो, अब यूज इफेक्ट को और डिटेल में जानने से पहले अपने को एक और चीज पता होनी चाहिए, उस पर मैं अभी 1 मिनट में आता हूं। अगर तुम यूज इफेक्ट को देखो तो यूज इफेक्ट में एक वर्ड है इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? ये जो यूज इफेक्ट है ये इफेक्ट्स के लिए बना है। इफेक्ट्स, मैं बार बार जितनी भी बार तुम रिकॉर्डिंग्स में देखना, मैं इफेक्ट्स वर्ड को एक जोड़ दे के बोलता हूं, इफेक्ट्स। ठीक है, जितने भी यूज इफेक्ट तुम बनाते हो, तुम किसी इफेक्ट के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहते हो। जनरली तुम्हें लाइक से बहुत ही कम ऐसे अकरेंसेस होंगे जहां पे तुम्हें यूज इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। हमें कम से कम इफेक्ट्स को लिखना चाहिए। ठीक है, अब ये इफेक्ट्स क्या होते हैं ये समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्योर और इम्प्योर फंक्शंस क्या होते हैं। अभी ये इम्प्योर फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये आउटसाइड स्कोप की चीजों को एक्सेस कर रहा है। एक फंक्शन प्योर फंक्शन तब होता है जब वो सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट दे और आउटसाइड किसी भी चीज को एक्सेस ना करे। यहां पर ये आउटसाइड चीज को एक्सेस कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ लाइक से नॉट अ प्योर फंक्शन। ओके, एक ही जगह जीरो ले तो फिर सॉरी, एक ही अगर जगह- यहाँ पे तुम कुछ भी कर दो और यहाँ पे तुम 0 कर दो तो दिस इज अ प्योर फंक्शन। हाँ वही। दिस इज अ प्योर फंक्शन। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट दे और बाहर की किसी चीज को एक्सेस ना करे, दैट इज अ प्योर फंक्शन। और क्या कंसोल डॉट लॉग प्योर फंक्शन है? नहीं. किसी को लगता है कि ये प्योर फंक्शन है? यस सर. किसको? बताओ क्यों है ये प्योर फंक्शन? क्योंकि अपन ने जो स्ट्रिंग अभी पास की है वही वो आउटपुट में प्रिंट होगी मतलब. ठीक है, बस इसी केस के लिए। ओके, बट जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं। क्या ये प्योर फंक्शन है? नो. कंसोल डॉट लॉग इज नॉट अ प्योर फंक्शन। ठीक है, ऑलवेज इट्स नॉट अ प्योर फंक्शन। जहां पे भी कोई भी फंक्शन बाहर की कोई चीज एक्सेस कर ले वो प्योर फंक्शन नहीं है। ठीक है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि प्योर फंक्शन लिखें। क्यों? सो दैट हम आउटसाइड चीजों को टच ना करें और हमारा फंक्शन टेस्टेबल हो। अगर मेरा फंक्शन हर बार डिफरेंट रिजल्ट देगा तो एक टेस्ट केस लिखना प्रॉब्लमैटिक होगा। फंक्शन सम है, ठीक है। अभी यहां पे मैं कंसोल डॉट लॉग, अभी क्या मेरा सम प्योर फंक्शन है? Yes. ठीक है, सम इज अ प्योर फंक्शन। क्यों? क्योंकि कोई इनपुट नहीं पास कर रहा हूं, मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अभी क्या मेरा सम फंक्शन प्योर फंक्शन है? यस। ठीक है,
क्या अभी मेरा सम फंक्शन प्योर फंक्शन है? यस, दिस इज Yes. ऑल्सो अ प्योर फंक्शन. ओके, नाउ व्हाट इफ आई डू दिस? दिस इज Yes, pure. ऑल्सो अ प्योर फंक्शन. अभी अगर मैं कुछ ऐसा करूं, क्या अभी ये प्योर फंक्शन है? No. नो. नो, दिस इज नॉट अ प्योर फंक्शन. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है जो इसके स्कोप में नहीं है. इस सम फंक्शन का स्कोप कहां से कहां तक है? कर्ली ब्रेस स्टार्टिंग, कर्ली ब्रेस एंडिंग. बट ये एक्स तो आउटसाइड है, तो अब ये प्योर फंक्शन नहीं रहा. ये सब फिलोसॉफीज हैं, ठीक है, जो तुम्हें एक अच्छा प्रोग्रामर कोडर बनाने में हेल्प करती हैं. जनरली प्योर फंक्शन क्या क्या चीज पुश करना चाहता है, ये कि तुम्हारा जो फंक्शन है वो सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट दे. तुम अगर उसमें कोई भी वैल्यू पास करते हो, फंक्शन लाइक से सम ए बी, अभी ये सम फंक्शन सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट देगा, ठीक है. अब इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि मैं इस सम फंक्शन पे रिलाई कर सकता हूं. मुझे पता है अगर मैं 10 पास करूंगा तो मुझे आउटपुट 12 मिलेगा, ठीक है, चाहे मैं कितनी बार भी कॉल करूं. अब इससे क्या फायदा होगा मेरा? बेसिकली जब तुम एक एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो जनरली इतने छोटे फंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है. वहां पे कई सारे लाइंस के फंक्शन होते हैं. फॉर एग्जांपल फंक्शन प्रोसेस डेटा, ठीक है. अब इस प्रोसेस डेटा फंक्शन के अंदर कई सारे फंक्शन कॉल होंगे. सम, ऐड, ठीक है, गेट डेटा. अब तुम इतने बड़े प्रोसेस डेटा फंक्शन को कैसे चेक करोगे कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? हम टेस्ट केसेस लिखते हैं. टेस्ट केसेस क्या होते हैं? एक डेवलपर जो कोड लिखता है उसके लिए टेस्ट केस लिखता है. टेस्ट केस सिंपली तुम हार्ड कोडेड डेटा पास करते हो. फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये फंक्शन है सम, ठीक है, और यहाँ पे a प्लस बी मैं पास कर रहा हूँ, रिटर्न a प्लस बी रिटर्न हो रहा है. अब जनरली बड़ी कंपनीज, स्पेसिफिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में हम टेस्ट केस लिखते हैं. अगर मुझे इस सम फंक्शन का टेस्ट केस लिखना है तो जनरली कुछ ऐसे होता है, लाइक से टेस्ट केस के लिए भी अलग लैंग्वेजेस आती हैं, जैस्मिन, जेस्ट, कर्मा, ये सब टेस्ट केस लैंग्वेज लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क है. अभी इस सम फंक्शन का जनरली अगर लिखना होता तो हम कुछ ऐसे करते. एक्सपेक्ट एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन जो टेस्ट पैकेजेस अपने को देते हैं. मैं सम फंक्शन को कॉल करता 2, 2 और यहाँ पे 2b लाइक से 4, ठीक है. अब इसका क्या बेनिफिट है? बेसिकली यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जब मैं सम फंक्शन को कॉल करूं जो वैल्यू रिटर्न हो वो 4 हो. अभी कल को कोई डेवलपर आता है, वो इस प्लस को माइनस कर देता है. ये कोड पुश होने से पहले ही मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये सम फंक्शन गलत काम कर रहा है, इसका जो काम है ये वो काम नहीं कर रहा है. तो अगर तुम ज्यादा से ज्यादा प्योर फंक्शन लिखोगे तो अभी तुम्हें फायदा ना दिखे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कोड तुम लिखोगे वो टेस्टेबल होगा. तुम उसके टेस्ट केसेस लिख सकते हो. अभी अगर कोई फंक्शन मान लो ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा होता, मैं क्या एक्सपेक्ट करता यहाँ पे? मैं चेक ही नहीं कर सकता ना कि ये सम फंक्शन क्या कर रहा है. अगर ये a माइनस बी कहीं बाहर होते, मैं चेक ही नहीं कर सकता कि ये सम फंक्शन क्या कर रहा है. तो एक प्योर फंक्शन कोड को इजी डिबगेबल बनाता है और मेन जो उसका बेनिफिट है वो है टेस्टेबल. यू राइट अ टेस्टेबल कोड जिसको तुम टेस्ट कर सकते हो. Got it, sir. Thanks. प्रेडिक्टेबल होता है ना सर. हाँ, प्रिडिक्टेबल होता है. जितनी भी लाइब्रेरीज है सब इसी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है. रिडक्स इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है. रिएक्ट का जो यूज इफेक्ट है वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है. तो हर कोई कोशिश करता है कि तुम एक प्योर फंक्शन लिखो. अब चलते हैं यूज इफेक्ट पे. यूज इफेक्ट,
अब मैं बताता हूं रियल रीजन ऑफ यूजिंग दिस यूज इफेक्ट। इस यूज इफेक्ट को रिएक्ट की लैंग्वेज में बोलते हैं इफेक्ट विथ कैपिटल ई। दिस इज अ इफेक्ट। व्हाट इज अ इफेक्ट? एनीथिंग दैट एक्सेसेस समथिंग आउटसाइड द रिएक्ट वर्ल्ड। एक इफेक्ट तुम तब लिखते हो जब तुम्हें रिएक्ट की दुनिया से बाहर की दुनिया में बातें करनी होती हैं, ठीक है। अब ऐसे क्या क्या सिनेरियोज हैं जहां पे तुम ऐसा करते हो? नंबर 1, एक्सियोस, एपीआई कॉल लगाते हो। फेच, एपीआई कॉल लगाते हो। इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर भी अब तुम यूज इफेक्ट से निकाल सकते हो। रिएक्ट 18 में एक दूसरा हुक आया है जो हम इस वीक पढ़ेंगे। नेक्स्ट, लोकल स्टोरेज से एक्सेस जब तुम कुछ करते हो। उसके अलावा ब्राउजर एपीआई, जैसे तुम्हें ब्राउजर एपीआई पता करना है कोई ऑनलाइन है या नहीं है, नेट सही से चल रहा है नहीं चल रहा, या फिर सॉकेट कनेक्शन वगैरह बनाना है, ऐसी चीजें, ठीक है, जहां पे तुम आउटसाइड द रिएक्ट वर्ल्ड कम्युनिकेट करना चाहते हो, वो सारा कोड तुम यूज इफेक्ट के अंदर लिखते हो, ठीक है। रिएक्ट इसको खुद ही बोलता है इफेक्ट। दिस इज एन इफेक्ट, दिस विल कॉज एन इफेक्ट। जो कोड तुम यहां पे लिखोगे, दैट कोड आइडियली शुड बी कम्युनिकेटिंग आउटसाइड द रिएक्ट वर्ल्ड। अगर ऐसा नहीं है, सो there are high chances that you don't need use effect, ठीक है। अब सिंपली यूज इफेक्ट का सिंटेक्स यही है, एक फंक्शन पास करते हैं और एक डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। इसका क्या मतलब है डिपेंडेंसी एरे का? बेसिकली यूज इफेक्ट 3 फ्लेवर्स में आता है, 3 फ्लेवर्स, ठीक है। सबसे पहला फ्लेवर यूज इफेक्ट विथ अ फंक्शन ओनली। इसका क्या मतलब है? अगर तुम्हें कहीं पे ऐसा कोई कोड दिखा है, इसका मतलब है कॉल दिस इफेक्ट ऑन एवरी स्टेट चेंज, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो सिंक्रोनाइज माई कॉम्पोनेंट विथ एवरी विथ synchronize my component from outside world on every state change। अगर तुम्हें एक यूज इफेक्ट दिखता है विदाउट अ डिपेंडेंसी एरे, उसके बस यही मतलब है, कॉल दिस इफेक्ट ऑन एवरी स्टेट चेंज, और थोड़े नॉर्मल शब्दों में सिंक्रोनाइज माई कॉम्पोनेंट फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड ऑन एवरी स्टेट चेंज, ठीक है। सेकेंड फ्लेवर विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे, कॉल दिस इफेक्ट वंस व्हेन माई component mounts, synchronize my components from outside world when component mounts, ठीक है। इसका थर्ड फ्लेवर, यहां पे तुम्हें सम वेरिएबल्स दिखेंगे, कॉल दिस इफेक्ट वंस when my component mounts and whenever the reactive variable passed in dependency array changes, synchronize my component from outside world when my component mounts and whenever the reactive variable passed in dependency array changes। यही 3 वेरिएंट्स तुम्हें हर जगह दिखेंगे। इसमें से जो सबसे डेंजरस है वो है ये। क्यों? क्योंकि अगर तुमने गलती से भी यहां पर सेट स्टेट कॉल कर दिया, तुम्हारा कोड इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि इफेक्ट कॉल होगा, सेट स्टेट कॉल होगा, ये डेटा अपडेट करेगा, फिर से इफेक्ट कॉल होगा, फिर से स्टेट अपडेट होगा, ये इनफाइनाइट साइकिल है।
ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज अवॉइड दिस फर्स्ट फ्लेवर, ऑलवेज। अगर तुम फर्स्ट वे लिख रहे हो दैट मीन्स यू आर डूइंग अ क्राइम। ये कोड कभी नहीं लिखना, कभी भी नहीं, ठीक है। लाइक अगर ऐसे कोड लिखने की जरूरत है तो लाइक से थिंक ट्वाइस। ये कोड कहीं भी दिखे, दिस इज अ पोटेंशियल बग, ठीक है। और जो सेकंड दो, बाकी दो तरीके, दीज आर सम हाउ एक्सेप्टेबल, बट बग्स यहाँ पे भी आते हैं। तो तुमको अब इस तरीके से यूज इफेक्ट को देखना है। यूज इफेक्ट इज नॉट अ लाइफ साइकिल हुक एट ऑल। यूज इफेक्ट हम यूज करते हैं अपने कंपोनेंट को सिंक्रोनाइज करने के लिए विथ आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। और ये जो डिपेंडेंसी एरे है, इसमें हम रिएक्टिव वेरिएबल पास करते हैं। रिएक्टिव वेरिएबल कौन से हैं? सेट स्टेट वाले वेरिएबल्स। अगर तुम यहाँ पे नॉर्मल लेट वाले वेरिएबल पास करोगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे तुम्हें रिएक्टिव वेरिएबल्स पास करने हैं, ठीक है। अभी कुछ चेंजेस, अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और फॉर टाइम बीइंग मैं ना ये स्ट्रिक्ट मोड हटा देता हूँ, क्योंकि दो दो बार चीजें कॉल होंगी तो सही नहीं है। इसका यूज तो पता ही चल गया तुमको, ठीक है। यूज इफेक्ट console.log use effect without dp array with empty or with reactive। और एक और बना लेता हूं मैं, यहां पे मैं विथ नॉर्मल वेर, और यहाँ पे मैं लाइक से फ्लैग फ्लैग पास कर देता हूँ, और यहाँ पे काउंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं पास किया, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ फ्लैग इज इक्वल टू 0, और हैंडल क्लिक मेरा है ही, सेट काउंट को इंक्रीज कर रहा हूँ, फ्लैग को भी इंक्रीज कर देता हूँ, फ्लैग प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैं console.log फ्लैग, इसको कंसोल कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ सी वी हैव 4 फ्लेवर्स, ओके। लेट्स गो टू कंसोल, लेट्स डिलीट एवरीथिंग। सी, सारे इफेक्ट्स कॉल हुए, ओके। अब देखो किस ऑर्डर में कॉल हुए, जिस ऑर्डर में हमने लिखे हैं उसी ऑर्डर में फर्स्ट टाइम कॉल होते हैं, ठीक है। पहले विदाउट डीपी अरे कॉल हुआ, उसके बाद यूज इफेक्ट विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे विथ रिएक्टिव विथ नॉर्मल वेर, ओके। नाउ लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। नाउ वेयर इज माय बटन, let's click on this button। see, use effect without dependency array, ठीक है। और use effect with reactive, और use effect with normal var। ये ऐसा क्यों हुआ? let's see, with dependency array क्यों कॉल हो रहा है? without dependency array use effect, अच्छा ठीक है, सही तो है। विदाउट डिपेंडेंसी अरे तो हर बार कॉल होगा, राइट। देखो फर्स्ट वाला विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे नहीं कॉल हो रहा मेरा, ठीक है। और जो नॉर्मल वेरिएबल वाला है वो भी कॉल हो रहा है, बट सी यहाँ पे क्या है, जस्ट अ सेकेंड, मैंने बंद कर रखी है वार्निंग्स। सी, एक मिनट, इसको मैं अंदर डालता हूँ, क्या जाता है ये? हम्म।
React hook use effect has an unnecessary dependency flag. Either exclude it or remove the dependency array. Outer scope values like flag aren't valid dependencies because mutating them doesn't re-render the component. ठीक है, अभी यहां पर री-रेंडर हो रहा है क्यों? क्योंकि बाकी वैल्यूज की वजह से ये चेंज हो रहा है. बेसिकली मैं काउंट को अपडेट कर रहा हूं तो मेरा फ्लैग भी अपडेट हो रहा है. बट अभी अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं, इसको मैं कमेंट कर दूं, सी लेट्स सी, मेरा इफेक्ट कॉल नहीं हो रहा है. ठीक है, तो अगेन वी शुड नेवर पास नॉन रिएक्टिव वैल्यू टू यूज इफेक्ट. ओके, और जो भी रिएक्टिव वैल्यू हम पास करते हैं जब वो चेंज होता है तो हमारा इफेक्ट कॉल होता है. एक और बार हम देख लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं अभी. सी यूज इफेक्ट विदाउट डिपेंडेंसी अरे, क्योंकि इसको तो कॉल होना ही है हर स्टेट चेंज में. और यूज इफेक्ट विथ रिएक्टिव डिपेंडेंसी अरे, क्योंकि काउंट चेंज हो रहा है. सी, और फर्स्ट टाइम सारे कॉल होते हैं. ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज तुमको ध्यान देनी है, जब तुम्हारा कंपोनेंट री रेंडर होता है तो जो क्लीनअप फंक्शन है ना वो भी कॉल होता है. अभी अगर मैं यहां पे ये कर दूं, रिटर्न फंक्शन console.log cleanup of first flavor. This is very bad. Okay, this first way should never be used. और सेकंड, ठीक है, सी अभी कुछ नहीं कॉल हुआ और इसको रिमूव करते हैं, क्लिक करते हैं सी क्लीन अप फॉर फर्स्ट, जाहिर सी बात है क्योंकि अनमाउंट होगा वो. और क्लीन अप फॉर थर्ड, ये वाले इसका. ठीक है, क्योंकि जब मेरा कंपोनेंट रीमाउंट होगा रिएक्ट बस इस इफेक्ट को क्लीन करेगा और फिर दोबारा से कॉल करेगा. तो तुमको ये बात ध्यान देनी है, अगर तुम डिपेंडेंसी एरे में कोई वेरिएबल पास करते हो, वो वेरिएबल चेंज होता है तो तुम्हारा ये क्लीनअप फंक्शन कॉल होगा, फिर दोबारा से ये माउंट होगा. ऐसा नहीं होगा कि क्लीनअप फंक्शन जब एप्लीकेशन अनमाउंट होगी तब कॉल होगा. ये तब भी कॉल होगा और जब तुम्हारा ये चेंज होगा तब भी कॉल होगा. ये एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं कि जब कंपोनेंट अनमाउंट होगा तब भी ये कॉल होता है कि नहीं. इसको मैं कमेंट आउट करता हूं क्योंकि ये जरूरी है. लाइक वी शुड क्लियर ऑल फ्लोज चाइल्ड एंड रिटर्न h1 चाइल्ड. कैसे इस सिनेरियो को हम मिमिक करें, माउंट चाइल्ड एंड यहाँ पे मुझे इसको मूव करना पड़ेगा कि आप लेट्स क्रिएट इट्स लोकल स्टेट. कॉन्स्ट, थोड़ा जूम आउट करते हैं, कॉन्स्ट सी सेट सी 0 एंड सी. ठीक है, और मुझे बस ये चेक करना है कि जब मैं इस चाइल्ड को अनमाउंट करूंगा तो ये कॉल होता है कि नहीं. ठीक है, तो अगेन ड्रिल इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैं सिंपली यहाँ पे चेक लगा देता हूँ, काउंट अगर लेस देन है 2 तभी मेरा चाइल्ड को दिखाओ. तो अभी चाइल्ड दिख रहा है, क्लीनअप चाइल्ड. सो यस, सो ये जो क्लीनअप फंक्शन है ये जब कंपोनेंट हटेगा तब भी कॉल होगा और जब ये सी चेंज होगा तब भी कॉल होगा. तो यूज इफेक्ट के बारे में ये चीजें जानना बहुत जरूरी था कि कैसे डिपेंडेंसी अरे काम करता है, क्या क्या उसके लाइक से टाइप्स हैं और एग्जैक्टली हम यूज इफेक्ट क्यों यूज करते हैं. ठीक है, कोई लाइफ साइकिल हुक नहीं होता, कोई लाइफ साइकिल का सीन नहीं है, बस
सिंक्रोनाइजेशन के लिए। ठीक है, कल हम या नेक्स्ट क्लास में ऐसे तरीके देखेंगे जो जिन जिन तरीकों पे अपने को यूज नहीं करना चाहिए, और वो तरीके देखेंगे जहां पे यूज करना चाहिए, सो दैट हम यूज इफेक्ट को अच्छे से समझ सकें।